Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic Young's modulus and thermal stress. Without wasting time, let us start one by one. First problem, the temperature of a wire of length 1 meter and area of cross section 1 centimeter square is increased from 0 degree Celsius to 100 degrees Celsius. If the rod is not allowed to increase its length, the force required will be. So this is the problem which is related with the thermal expansion. Here given alpha, which is nothing but the coefficient of linear expansion, which is A equals to 10 to the power minus 5 per degree Celsius, and Young's modulus is equals to 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे ये जो भी प्रॉब्लम है थर्मल एक्सपेंशन के रिलेटेड है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या क्या दिया है. देखिए, उस वायर का लेंथ दिया है 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें कन्वर्ट करना होगा एसआई यूनिट में. और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से. पहले कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, कितना बड़ा है अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर दैट इज द डेल थीटा इट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस. इतना चेंज हो रहा है. ओके उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट में. ओके लेंथ कैपिटल L इज इक्वल्स टू 1 मीटर. इफ द रॉड इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज इन लेंथ द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी. सो F इट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ओके सो अल्फा की वैल्यू दिया है और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया है. ओके सो एज वी नो दैट थर्मल स्ट्रेन जो भी होता है दिस इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू डेल थीटा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड दिस इज नथिंग बट द चेंज इन टेम्परेचर. सो थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू डेल थीटा. और यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जो भी प्रोड्यूस होगा उस रॉड में दैट थर्मल स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू कितना है अल्फा इनटू डेल थीटा है. ओके सो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जो भी प्रोड्यूस होगा इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया. दिस इज इक्वल्स टू y इनटू अल्फा इनटू डेल थीटा. ओके सो फाइनल फॉर्मूला में मिल रहा है यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू जो भी रिक्वायर्ड फोर्स है इट इज इक्वल्स टू y इनटू a दैट इज द एरिया इनटू अल्फा इनटू डेल थीटा. ओके ये होगा फोर्स रिक्वायर्ड. ओके उसको एक्सपेंशन ना होने के लिए जो भी हमें फोर्स अप्लाई करना होगा दैट फोर्स इज इक्वल्स टू y a अल्फा इनटू डेल थीटा. अब डेल थीटा की वैल्यू दिया है 100, अल्फा की वैल्यू दिया है 10 to the power minus 5, एरिया दिया है 10 to the power minus 4 और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 10 to the power 11. सो सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम. द फोर्स F इट इज इक्वल्स टू 10 to the power 10 to the power 11 यंग्स मॉडुलस 10 to the power 11 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है 10 to the power minus 4 है 10 to the power minus 4 इनटू अल्फा की वैल्यू कितना है इट इज इक्वल टू 10 to the power minus 5 10 to the power minus 5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा विच इज चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 100. ओके जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये होगा 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 2 दिस विल बिकम 10 to the power 4. ओके फोर्स है सभी ऐसा यूनिट में लिया था हमने, तो यहाँ पे किस में आ गई ये न्यूटन में. सो फोर्स इज इक्वल्स टू 10 to the power 4 न्यूटन, ये उसका आंसर होगा. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. Next question. The force required to stretch a steel wire
of 1 centimeter square cross section to 1.1 times its length would be. Okay, so Young's modulus is given, which is equals to 2 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. Okay, so यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है. यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू दिया है, विच इज इक्वल्स टू 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर होगा. ओके, और जो भी लेंथ था इनिशियल वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 1.1 टाइम्स. अगर हम इनिशियल लेंथ कंसिडर करते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो फाइनल लेंथ कितना होना चाहिए, द फाइनल लेंथ होना चाहिए एल डैश, इट शुड बी इक्वल्स टू 1.1 मीटर. यानी इसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स बढ़ना चाहिए, 1.1 टाइम्स. ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका इलोंगेशन कितना होगा. सो इलोंगेशन होगा स्मॉल एल शुड बी इक्वल्स टू 0.1 ओके मीटर. इतना इलोंगेशन उसका होना चाहिए, क्योंकि फाइनल लेंथ जो भी है वो है 1.1 मीटर एज कंपेयर टू इनिशियल वन अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन. ओके, तो अब फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं. स्ट्रेस it is equals to Young's modulus into strain. Okay, stress क्या होगा, it is a force per unit area. It is equals to Young's modulus into strain and a change in length upon original length. Okay, so final formula में यहाँ पे मिलेगा that F is equals to force is equals to Y into small l इंटू ए अपॉन कैपिटल एल. ओके, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. Young's मॉड्यूलस की वैल्यू ऑलरेडी दिया है उन्होंने, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 2 इंटू 10 raised to power 11 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एल की वैल्यू कितना है, 0.1 है. कैपिटल ए दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ऐसा यूनिट में 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर होगा. अपॉन एल, कैपिटल एल की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 raised to power 6 फोर्स है, तो न्यूटन में आना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, 2 इंटू 10 raised to power 6 न्यूटन. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर एक्सटेंड्स बाय 1 मिलीमीटर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड. जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस वायर का एक्सटेंशन हो रहा है बाय 1 मिलीमीटर. Double the force is applied to another wire of same material and length, but the half the radius of cross section. The elongation of the wire in millimeter will be. Okay, so यहाँ पे हम दो वायर्स कंसिडर करने वाले हैं. Okay, so यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट वायर, सेकंड वायर. ओके, तो फर्स्ट वायर और सेकंड वायर में कॉमन चीजें क्या क्या दिया है उन्होंने, दोनों वायर सेम मेटल से बने हैं और दोनों का लेंथ कैसा है, सेम है. तो दोनों के लिए Young's मॉड्यूलस की वैल्यू सेम होगा. यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम, इसका Young's मॉड्यूलस y, इसका भी Young's मॉड्यूलस y. दोनों वायर का लेंथ सेम है. ओके, दोनों वायर का लेंथ सेम है. अब इसके अलावा उनका कहना है कि इस पहले वायर का जो भी इलोंगेशन हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर. यानी स्मॉल एल की वैल्यू कितना यहाँ पे 1 मिलीमीटर है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, हमें फाइंड आउट करना है सेकंड वायर का इलोंगेशन कितना होगा. ओके, उसके बाद जो भी फोर्स हम फर्स्ट वायर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इसमें डबल फोर्स यूज करें सेकंड में, तो इसमें 2 कैपिटल एफ यूज करेंगे और इसमें एफ यूज करेंगे. जितना फोर्स हम फर्स्ट वायर पे अप्लाई कर रहे हैं उससे डबल फोर्स हम सेकंड वायर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. ओके, double the force is applied to another wire of same material and length but half the radius of cross section. तो इसका मतलब है अगर इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हम अगर r लेते हैं तो इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आना चाहिए, r/2 आना चाहिए. ये हो गया इंफॉर्मेशन फर्स्ट वायर की और सेकंड वायर की. यहाँ पे इलोंगेशन की वैल्यू कितना दिया है, 1 मिलीमीटर. यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो
फॉर्मूला हम इलोंगेशन के यहाँ पे राइट अप कर सकते हैं। सो इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन एरिया, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर जनरल फॉर्मूला इनटू वाई एंग्स मॉडुलस। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है, वेयर L is nothing but the elongation, F is the applied force, this is the original length, this is the radius of cross section, and this one is nothing but the Young's modulus। अब दोनों वायर्स की कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो दोनों में Young's modulus कांस्टेंट है, इनिशियल लेंथ कांस्टेंट है। ओके, सो और यहाँ पे अगर ये दोनों हम कांस्टेंट लेते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, सो दिस एलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला यहाँ पे बनना चाहिए। तो एलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे इनके लिए तो एलोंगेशन मान के चलिए कि फर्स्ट वायर का एलोंगेशन हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड वायर का एलोंगेशन हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला L2 अपॉन L1 इट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू F2 अपॉन F1 ओके इनटू R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे F2 क्या है, इट इज अ फोर्स इन दिस वन, जिसकी वैल्यू कितना है, ट्वाइस F। F1 क्या है, फोर्स ऑफ द फर्स्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन अ फर्स्ट वायर, जिसकी वैल्यू है F। R1 is nothing but the radius of the cross section of the first wire, which is nothing but the R। This R2 is nothing but the radius of cross section of the second wire, which is nothing but the R by 2। ओके, तो जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद F2 की वैल्यू कितना आएगा, ट्वाइस F अपॉन F इनटू ट्वाइस F अपॉन F, F गेट कैंसिल हो जाएंगे, R2 अपॉन R बाय 2 ओके इनका स्क्वायर। तो जब ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज द R अपॉन R बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे F गेट कैंसिल, यहाँ पे R गेट कैंसिल, ये 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जब हम लेंगे तो उसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 8। तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू 8 आ गया है। हमें फाइंड आउट करना है L2, सो देयरफॉर यहाँ पे L2 दैट इज एलोंगेशन ऑफ सेकंड वायर शुड बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ एलोंगेशन ऑफ इन अ फर्स्ट वायर। ओके, और एलोंगेशन इन अ फर्स्ट वायर कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। सो 8 इंटू 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 8 मिलीमीटर, दिस शुड बी द आंसर। सो एलोंगेशन इन सेकंड वायर कितना आया, 8 मिलीमीटर। तो ऑप्शन ए इज correct one। Next question, in which case there is a maximum extension in the wire if the same force is applied on each wire। Okay, so there are 4 wires are given। first wire का length कितना है, 500 सेंटीमीटर, उसका diameter कितना है, cross section it is equals to 0.05 मिलीमीटर। second wire का लेंथ है 200 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर दिया है 0.02 मिलीमीटर। थर्ड वायर की इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर और डायमीटर है 0.03 मिलीमीटर। और फोर्थ वायर की इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर जबकि उसका डायमीटर दिया है 0.01 मिलीमीटर। अब यहाँ पे किस वायर का एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, जबकि हम सभी वायर्स के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, और सेम मटेरियल से ये वायर्स बने हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी इलोंगेशन होगा, दैट इलोंगेशन इट इज इक्वल्स टू, इलोंगेशन जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू F इंटू कैपिटल L अपॉन A, दैट इज अ पाई आर स्क्वायर इंटू Y होना चाहिए, दैट इज एंग्स मॉड्यूलस। अब चारों वायर्स के लिए मटेरियल सेम है तो चारों वायर्स का एंग्स मॉड्यूलस सेम होगा।
चारों वायर्स का लेंथ भी सेम दिया है, सॉरी चारों वायर्स के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो F कांस्टेंट है, Y कांस्टेंट है, सो दिस L दैट इज इलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R स्क्वायर होना चाहिए। ओके जितना ज़्यादा लेंथ होगा वायर का उतना इलोंगेशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उसका उतना इलोंगेशन कम होगा। यानी यहाँ पे ऐसा वायर का इलोंगेशन सबसे ज़्यादा होगा जिसका लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कम से कम होना चाहिए। ओके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सटेंशन जो भी होगा यहाँ पे दिस इलोंगेशन और एक्सटेंशन इज डिपेंड्स ऑन दिस रेशियो। तो ये रेशियो किस वायर के लिए सबसे ज़्यादा आता है, उसका एलोंगेशन सबसे ज़्यादा होगा। हमें मैक्सिमम एलोंगेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए तो ये रेशियो सबसे ज़्यादा आना चाहिए, तो लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और रेडियस कम होना चाहिए। ओके तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि इसके लिए ये जो भी रेशियो है कैपिटल L अपॉन R स्क्वायर ये सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि इलोंगेशन इस वायर के लिए जिसका लेंथ है 400 सेंटीमीटर और डायमीटर है 0.01 मिलीमीटर, तो इस वायर का लिए एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन फॉर दिस वन। तो इस वायर का एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल बेस है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू। द फर्स्ट ऑप्शन इज अ सरफेस टेंशन, सेकंड ऑप्शन इज अ स्ट्रेस, थर्ड ऑप्शन इज अ स्ट्रेन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नथिंग बट द नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ओके तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डायमेंशनली इक्विवेलेंट मीन्स उनकी ऐसा यूनिट सेम होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा, हमें पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन टाइप्स के हैं, एक एंग्स मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस, तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ। सो इसका जो भी यूनिट होगा वो यूनिट होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर। स्ट्रेस इट इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो भी रिस्टोरिंग फोर्स उस इलास्टिक मटेरियल में क्रिएट हो रहा है पर यूनिट एरिया, सो फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होगा यूनिट स्ट्रेस का। स्ट्रेन इट इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, सो स्ट्रेन इज नथिंग बट द यूनिटलेस क्वांटिटी। और उसके बाद यहाँ पे नन ऑफ दिस, तो इनमें से इसका यूनिट कुछ नहीं होगा स्ट्रेन का, स्ट्रेस का होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सरफेस टेंशन का होगा न्यूटन पर मीटर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेस का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इन दोनों के डायमेंशंस यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द बी, इट इज अ स्ट्रेस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Next question, steel and copper wires of same length are stretched by the same weight one after the other. Young's modulus of steel and copper are 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and 1.2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. The ratio of the increases in length. Okay, the ratio of increasing in length हमें find out करना है। तो यहाँ पे उन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में डिस्कशन नहीं किया। ओके हम कुछ देर के लिए ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैसा है, सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दोनों का एरिया सेम है। ओके सो यहाँ पे इलोंगेशन जो भी होता है दैट इलोंगेशन इट इज इक्वल्स टू एफ इंटू क्रॉस सेक्शन, सॉरी एफ इंटू एल upon along capital A into Y. Okay, where F is a force, L is nothing but the initial length, A is a cross sectional area or Y is nothing but the Young's modulus. L is equals to FL upon
A इंटू वाई। तो यहाँ पे दो वायर्स के बारे में बात हो रही है, एक वायर है स्टील से बना हुआ है, दूसरा है कॉपर का। ओके, दोनों के एंग्स मॉडुलस यहाँ पे डिफरेंट दिए हैं, दोनों के एंग्स मॉडुलस डिफरेंट दिए हैं। ये एंग्स मॉडुलस है स्टील वायर का और ये है एंग्स मॉडुलस की वैल्यू ऑफ कॉपर वायर का। ओके, तो दोनों को इलोंगेशन का रेशियो में फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट लेट अस इमेजिन दैट एल एस, दिस इज नथिंग बट द इलोंगेशन ऑफ स्टील, एल सी, दिस इज नथिंग बट द इलोंगेशन ऑफ कॉपर वायर। ओके, सो अगर दोनों वायर्स के ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो फोर्स सेम है, दोनों वायर्स का इनिशियल लेंथ सेम है, दोनों वायर का इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया का सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस एल इज प्रोपोर्शनल टू, जो भी इलोंगेशन है, जनरल फार्मूला इज प्रोपोर्शनल टू 1/y होगा। ओके, वेयर y इज नथिंग बट द एंग्स मॉडुलस एंड l इज नथिंग बट द इलोंगेशन। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल एस अपॉन एल सी, इट इज इक्वल्स टू वाई सी अपॉन वाई एस। This is nothing but the Young's modulus of copper wire. This is the Young's modulus of steel wire. This is equals to, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, this is equals to YC की वैल्यू कितना है कॉपर वायर का, सो 1.2 इंटू 10⁻11 और Young's modulus of steel वायर कितना है 2 इंटू 10⁻11। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये लेवल कैंसिल हो जाएगा। ओके, जब हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू 3/5 आना चाहिए। सो द रेशियो ऑफ इंक्रीजिंग इन लेंथ इट इज इक्वल्स टू 3/5। द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Young's modulus of iron is 2 into 10⁻11 Newton per meter square and the interatomic spacing between the two molecules is 3 into 10⁻10 meter and 3 angstrom unit है, the interatomic force constant is, okay, very good question। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। if Young's modulus of iron is 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सो यहाँ पे हम Young's modulus की वैल्यू लिख लेते हैं, y is equals to 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसके बाद दिया है उन्होंने इंटर एटमिक स्पेसिंग। ओके, दो एटम के बीच में, उस आयरन की जो भी क्रिस्टल है, जो भी रॉड है, उसमें दो एटम के बीच में जो भी स्पेसिंग है, ओके, इंटर एटमिक डिस्टेंस वो दिया है, इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻10 मीटर। सो यहाँ पे हम आर नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ए नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, दिस इज द इंटर एटमिक डिस्टेंस। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटर एटमिक फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट होता है, इट इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है कि दैट इज द फोर्स कांस्टेंट इट्स इक्वल्स टू y इंटू आर नॉट। ये फार्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू Young's modulus इनटू इंटर एटमिक डिस्टेंस। ओके, तो इसके डायमेंशन, इसका यूनिट क्या हो रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसका क्या होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये लेंथ। सो यहाँ पे अल्टीमेटली फोर्स पर यूनिट एरिया दोनों के डायमेंशन यहाँ पे मैच हो रहे हैं। ओके, इतना आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। इंटर एटमिक फोर्स कांस्टेंट इट इज इक्वल्स टू Young's modulus इनटू द इंटर एटमिक डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Young's modulus की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻10। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 60। ओके, और यूनिट क्या होना चाहिए इसका, न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, 60 न्यूटन पर मीटर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, K इज इक्वल्स टू y इंटू आर नॉट। नेक्स्ट वन, an area
of cross section of rubber string is 2 centimeter square. Its length is doubled when stretched with a linear force of 2 into 10 to the power 5 dynes. The Young's modulus of rubber in dyne per centimeter square will be. ओके सो यहाँ पे सभी यूनिट्स जो भी है सीजीएस में दिए हैं, तो हम उसको एज इट इज यूज करने वाले हैं. ओके यहाँ पे देखिए सिचुएशन कैसा है कि एक वायर है, ओके रबर स्ट्रिंग है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया उन्होंने दिया है और उसका लेंथ जो भी है वो डबल हो रहा है. यानी इनिशियल लेंथ कितना था एल, ओके उसके बाद फाइनल लेंथ कितना हुआ ट्वाइस एल. इसका मतलब है उसमें इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है कैपिटल एल. पहले कैपिटल एल इतना लेंथ था, फाइनल लेंथ हुआ है उसका डबल हो चुका है, तो इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस हो चुका है इनिशियल लेंथ इतना. ओके स्ट्रेच विद द लीनियर फोर्स, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 10 टू पावर 5 डायंस. तो फोर्स की वैल्यू दिया है इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू पावर 5 डायंस. ओके अब यहाँ पे देखिए द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी. हमें फाइंड आउट करना है यंग्स मॉडुलस. ओके तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस से पहले हम डिस्कस करते हैं फार्मूला उसका. यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ओके अब देखिए स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा. ओके स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया. अब स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हो रहा है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. ओरिजिनल कितना था लेंथ एल, कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है कैपिटल एल, सो एल अपॉन एल बिकम अ 1. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए. ओके तो एफ की वैल्यू कितना है इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5. ओके 10 टू द पावर 5 इसका आंसर आ रहा है. यंग्स मॉडुलस है तो यूनिट क्या दिया है उन्होंने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. The rod is so placed that it is not allowed to increase in length. Then the force developed is proportional to. जो भी फोर्स वहाँ पे डेवलप हो रहा है वो किसको प्रोपोर्शनल होगा. ओके अब यहाँ पे रॉड का लेंथ कितना दिया है L और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है A. तो यहाँ पे दिया है उन्होंने कि द फोर्स जो भी डेवलप होगा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा. सो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो एज वी नो दैट फार्मूला इज इक्वल्स टू, हमने इसके पहले भी यूज किया है, जो भी फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इट इज इक्वल्स टू y इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल थीटा. सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन टेम्परेचर डेल थीटा. Alpha is nothing but the coefficient of linear expansion, A is a cross section area और Y is nothing but the Young's modulus. ओके अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो भी फोर्स है ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया को. जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना फोर्स वहाँ पे डेवलप होगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ओके डायरेक्टली जो भी देन फोर्स डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो ऑप्शन सी इज correct one. Next one, in steel the Young's modulus and the strain at the breaking point are 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and 0.15 respectively. 0.15 क्या है strain है और ये क्या है Young's modulus है. The stress at the breaking point of for steel is therefore. So formula as we know that it is nothing but the breaking stress it is equals to Young's modulus into strain.
ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस जब वो ब्रेक हो रहा है उस वक्त। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन दिया है, लकीली हमें एंग्स मॉडुलस भी दिया है उन्होंने, और यहाँ पे स्ट्रेन भी दिया है। ओके, तो एंग्स मॉडुलस कितना है, 2 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेकिंग स्ट्रेन कितना है, तो स्ट्रेन की वैल्यू दिया है 0.15। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आना चाहिए 3 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। प्रॉब्लम में वही फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स चेंज हो गए, इसलिए बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू एंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, दैट इज एंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होगा, तो उसके बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट किया है। ओके बच्चों, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।